नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज तमिलनाडु से बड़ी खबर आई है। टीवीके के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने आज गवर्नर से मुलाकात की, लेकिन उनके पास अभी बहुमत नहीं है। कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दे दिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। एआईएडीएमके में विजय को सपोर्ट देने के नाम पर अलग अलग राय है। एक खबर तो यह भी आई कि डीएमके और एआईएडीएमके को साथ लाने की कोशिश हो रही है ताकि विजय को रोका जा सके। एआईएडीएमके ने अपनी कल होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी है, इसलिए कल विजय का शपथ ग्रहण होगा, इसकी संभावना कम है। इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट दिया तो डीएमके ने कांग्रेस को गद्दार करार दे दिया। एआईएडीएमके भी टूट के कगार पर पहुंच गई। विजय छोटी छोटी पार्टियों का सपोर्ट लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? क्या एआईएडीएमके टूट जाएगी या डीएमके और एआईएडीएमके जैसे परंपरागत विरोधी सत्ता के लिए साथ आ जाएंगे? कांग्रेस ने डीएमके को छोड़कर विजय के साथ जाने का निर्णय क्यों किया? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में, और इसके अलावा बंगाल और केरल की बात भी करेंगे। बंगाल में सरकार के गठन की तैयारी किस तरह से की जा रही है? आज बीजेपी के नेताओं को यह क्यों कहना पड़ा कि बीजेपी का झंडा लेकर कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस उसे जेल भेजेगी? बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो छुटपुट हिंसा हो रही है, इसके पीछे किसकी साजिश है? बंगाल में बीजेपी की जीत से कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश क्यों हैं? केरल में सरकार के गठन में देर क्यों हो रही है? इन सब की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु की सियासत में नया ट्विस्ट आ गया। दोपहर में यह खबर आई थी कि टीवी के चीफ विजय कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 10 बजे का टाइम भी बता दिया गया था, और यह भी तय हो गया था कि चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन शाम होते होते सियासी माहौल बदल गया। पता लगा कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय के पास नहीं है, इसलिए कल शपथ ग्रहण होना मुश्किल है। असल में आज कांग्रेस के 5 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी विजय को सौंप दी गई। इसके बाद विजय 112 विधायकों के सपोर्ट का लेटर लेकर गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मिलने लोक भवन पहुंचे। सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन टीवीके के पास अपने 107 और कांग्रेस के 5 यानी कुल 112 विधायकों का सपोर्ट है। यानी विजय अभी भी बहुमत से 5 सीटें दूर है। इसलिए उनके शपथ ग्रहण पर फाइनल फैसला अटका हुआ है। क्योंकि टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, इसलिए विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। विजय को सपोर्ट देने के लिए कई पार्टियां तैयार हैं। अब विजय को फैसला करना है कि वो किसका सपोर्ट लेना चाहते हैं और किसका नहीं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा लेफ्ट पार्टी के 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2, वीसीके के 2 और डीएमके के 1 एमएलए का सपोर्ट विजय को बड़ी आसानी से मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो विजय के पास 122 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 से 4 ज्यादा है। कांग्रेस ने तो सपोर्ट की चिट्ठी दे दी है। अब कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टी के एमएलए को मनाने में लगे हैं। विजय को समर्थन देने की अपील की जा रही है। We hope more parties also will come and extend the support to the TVK, which has been supported by the people of Tamil Nadu, and we hope the governor will invite him to swear in as the next Chief Minister of Tamil Nadu. We wished him best wishes in the services of Tamil Nadu. We will be the part of new government. We will not just support from outside. We will be taking a responsibility and will be taking also the accountability of the new government.
कांग्रेस नेता गिरीश कह रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि दूसरी पार्टियां भी विजय को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि तमिलनाडु की जनता ने सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें दी हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से विजय को मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए बुलाया जाएगा, और यह भी साफ किया कि कांग्रेस टीवी के सरकार में शामिल होगी। तो यह तो उनकी बात का हिंदी ट्रांसलेशन था। चेन्नई से टी राघवन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। राघवन, क्या खबर है आपके पास में? क्या कल विजय को शपथ दिलाई जाएगी या इसमें कोई दिक्कत है अभी? विजय जी, देखिए, ये बहुत अनलाइकली है, इसकी संभावनाएं अब बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि आज जब गवर्नर से मुलाकात करने के बाद जो राजभवन में चिट्ठी सौंपी गई थी समर्थन की, उसमें सिर्फ 112 विधायकों का समर्थन पत्र था, क्योंकि विजय 2 जगह से जीते हैं। इस वजह से टेक्निकली उनके पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा 5 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी जो है वो कांग्रेस की तरफ से सौंपी गई थी। हमें ये बताया गया सोर्सेस की तरफ से कि गवर्नर साहब ने विजय से ये कहा कि वो कन्विंस नहीं है, जब तक उनके पास 118 विधायकों का समर्थन नहीं होता है वो उन्हें शपथ लेने से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि 118 विधायकों के समर्थन के साथ वो दोबारा गवर्नर साहब से मिले। इसके बाद विजय की तरफ से कुछ और वक्त मांगा गया है, इसलिए इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि कल शपथ होगा। हम आपको ये बताना चाहेंगे रजत जी कि ये जो तारीख थी 7 मई की, ये बहुत पहले तय कर ली गई थी, क्योंकि विजय को इस बात की उम्मीद थी कि वो खुद अपने बूते पर बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए उनके जन्म नक्षत्र के हिसाब से, उनकी जो कुंडली है उसके हिसाब से 7 मई की तारीख तय की गई थी। हालांकि अभी हमें ये बताया गया है कि 7, 8 और 9 ये 3 तारीखें ऐसी है जहां पर शुभ घड़ी उनके नक्षत्र के हिसाब से है। इसीलिए अब ये कोशिश होगी विजय की तरफ से कि जल्द से जल्द ये 118 नंबर्स जो गवर्नर साहब ने कहा है उसको वो जुटाएं। हालांकि इसमें 2, जैसा आपने शुरू में बताया रजत जी, की वीसीके और लेफ्ट पार्टीज के समर्थन की दरकार है। वीसीके चीफ को विजय ने ऑलरेडी चिट्ठी लिख दी है। कल ये मीटिंग वीसीके की होने वाली थी यहां पर, ताकि इस पर फैसला लिया जा सके, लेकिन अब इसे 1 दिन और टाल दिया गया है। यानी अब ये बैठक शुक्रवार को होगी, और शुक्रवार को ही वामपंथी दल इस बात में फैसला लेने वाले हैं कि क्या डीएमके गठबंधन से बाहर निकलकर उन्हें टीवीके को समर्थन देना चाहिए। अब ऐसा लगता है कि कल और परसों दोनों ही दिन ये शपथ विधि जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। अगर उसके बीच में कोई बड़ा डेवलपमेंट होता है और मैजिक नंबर 118 का टीवी के किसी तरह हासिल कर लेती है तो ये शपथ जो है पॉसिबल होगा, लेकिन लगता है कि अब मामला 2 दिन के लिए कम से कम लटक गया है। राघवन, एक ये खबर भी उड़ाई गई है कि जो डीएमके और एआईडीएमके, ये जो पुराने दोनों प्रतिद्वंदी हैं, ये भी एक साथ आ सकते हैं। इस खबर में कोई सच्चाई है? जी, सच्चाई तो बिल्कुल भी नहीं लगती रजत जी, क्योंकि जो दल जो एआईडीएमके और डीएमके पिछले 7 दशकों से एक दूसरे से यहाँ पर उनके धुर विरोधी रहे हैं, और जिस तरह से जयललिता और करुणानिधि का कंडक्ट था, आप अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर काम करती हुई आई है। कैडर बेस में वो एक वर्टिकल जो है सिद्धांतों को लेकर स्प्लिट यहाँ पर नजर आता है। तो ऐसे में ये लगता है कि कोरी अफवाह है। इसमें मैंने बात करने की कोशिश की डीएमके के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से, उन्होंने भी ये कहा कि इट्स जस्ट ए स्पेकुलेशन, देयर इज नो वाटर इन इट। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक कोरी अफवाह के अलावा अभी तक इसे और कुछ नहीं समझना चाहिए। राघवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और जैसे ही आपको कोई पक्की खबर मिले तमिलनाडु में शुभ मुहूर्त में विजय के शपथ ग्रहण की तो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मजे की बात है कि तमिलनाडु के सियासी समीकरणों ने इंडिया अलायंस में दरार डाल दी है। कांग्रेस ने विजय को सपोर्ट देने का फैसला किया, इससे डीएमके नाराज हो गई। डीएमके नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गद्दारी की। चुनाव डीएमके के साथ मिलकर लड़ा और नतीजा आने के बाद टीवीके के साथ चली गई। लेकिन कांग्रेस को डीएमके की नाराजगी की कोई फिक्र नहीं है। आज जिस वक्त चेन्नई में तमिलनाडु कांग्रेस के नेता विजय को समर्थन की चिट्ठी दे रहे थे, उसी समय दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक लेटर जारी किया गया। इस लंबे चौड़े लेटर में 2-3 बातें खास हैं। कांग्रेस ने पहले तो यह कहा था कि वो सांप्रदायिक शक्तियों को तमिलनाडु की सत्ता से दूर रखने के लिए ऐसी पार्टी को समर्थन दे रही हैं जो संविधान पर भरोसा करती है। समर्थन पत्र में दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन यह थी कि कांग्रेस अब लोकल बॉडी, लोकसभा और राज्यसभा इलेक्शन भी टीवीके के साथ मिलकर लड़ेगी।
कांग्रेस के इस बदले हुए रुख से डीएमके शॉक्ड है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वानंद अन्नादुराई ने कहा कि कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी धोखा दे सकती है। The Congress is selling us the story that they want to support the TVK because they want to keep the BJP and the RSS at bay. Brothers, we know how to do that. We have already done that. We have already kept the BJP and the RSS at bay. And this is a foolhardy decision by the Congress, which is likely to send ripples across the country in the sense that there are other alliance partners. If the Congress is going to be so untrustworthy, just within a day of the results, they are openly going against the mandate, what impact it will create in the minds of Mr. Akhilesh Yadav, Mr. Tejasvi Yadav, Mr. Uddhav Thackeray. We have never failed the Congress, and it is now the Congress which wants to support the TVK, which fought the elections. They fought the elections against TVK. Now they want to go and support. I think this is a very short-sighted, myopic stand taken by the Congress, which they will regret. डीएमके प्रवक्ता ने जो कहा उसका मतलब हिंदी में आपको समझा देता हूं। अन्नादुराई कह रहे थे कि कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस को सत्ता से बाहर रखने के लिए टीवीके को समर्थन देने का दावा किया है, लेकिन ये झूठ है। तमिलनाडु में तो डीएमके ने बीजेपी आरएसएस को सत्ता से बाहर रखा। पिछले चुनाव में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, इस बार सिर्फ 1 सीट मिली है। अन्नादुराई ने कांग्रेस के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण और अदूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि रिजल्ट आने के सिर्फ 1 दिन बाद कांग्रेस ने जिस तरह डीएमके को धोखा दिया, उससे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे का भरोसा भी टूटेगा। कांग्रेस को अपने फैसले को लेकर एक दिन पछताना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि उन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, बदले हालात में उस पार्टी को सपोर्ट किया है जिसे जनता ने जिताया। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि सरकार तो विजय की ही बननी है, वो एआईएडीएमके के सपोर्ट से सरकार बनाए, इससे बेहतर है कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बने। They wanted a change from the two principal Dravidian parties which have been in government since 1967. We believe that the people of Tamil Nadu want a change, but they also want a change which is headed by the TVK, but is also a secular formation. I think the people of Tamil Nadu are very, very clear that they want a secular formation. So we are only aiding and assisting the TVK to put together a secular government, in secular and stable government in Tamil Nadu. If no party can move from their pre-election alliance, then Tamil Nadu will not have a government. But Tamil Nadu, people have voted for 234 members of the legislature, and these 234 members must find a way to form a secular and stable government. That is the mandate from the people. We must respect that mandate. If everybody sticks to their position, which they had prior to the elections in the alliance, then we won't have 118 people. We need to get 118 into one side. कार्ति चिदंबरम कह रहे हैं कि तमिलनाडु की जनता द्रविड़ पार्टी से बदलाव चाहती थी, जो 1967 से यहां शासन कर रहे थे। इसके साथ ही तमिलनाडु के लोग ये भी चाहते थे कि सेक्युलर पार्टियों की सरकार बने, इसलिए कांग्रेस ने कम्युनल फोर्सेस को बाहर रखने के लिए टीवीके को सपोर्ट देने का फैसला किया। कार्ति के मुताबिक पूरी दुनिया में सियासी हालात बदलने पर प्री पोल और पोस्ट पोल अलायंस में बदलाव होता है। ऐसे में कांग्रेस ने जो किया उसमें कुछ नया नहीं है, बहुत सारी पार्टियां ऐसा पहले ही कर चुकी हैं। सुपरस्टार विजय चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। डीएमके को छोड़कर सारी पार्टियां विजय को सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। सबको पता है कि सुपरस्टार विजय के पास युवाओं और महिलाओं का जबरदस्त सपोर्ट है। कोई भी पार्टी विजय के खिलाफ खड़ी दिखाई नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने डीएमके का 55 साल पुराना साथ छोड़कर जल्दी से टीवीके को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि उसके सारे एमएलए पार्टी छोड़कर विजय के साथ न चले जाएं। संविधान के मुताबिक गवर्नर को विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना होगा, शपथ दिलानी होगी और विधानसभा में मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए समय देना होगा। यही कायदा है, यही परंपरा है
और विजय को बहुमत साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विजय कल ही शपथ लेना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से 7 मई का दिन मंगल मुहूर्त है और वो अपना शपथ ग्रहण शुभ दिन देखकर ही करना चाहते हैं। अब बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आज शांति है। चुनाव नतीजे आने के बाद कल रात को जगह मारपीट और झगड़े की घटनाएं हुई थी, इसकी बहुत चर्चा भी हुई, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद अब हालात पूरी तरह काबू में हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई। चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े 200 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बंगाल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर जगह जगह छापेमारी भी कर रही हैं। साउथ 24 परगना से बड़ी तादाद में घातक और धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली से 20 से ज्यादा बम जब्त किए गए हैं। बंगाल पुलिस ने हेल्पलाइन शुरू की है जिस पर कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दे सकता है। आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी लोगों से कहा कि गड़बड़ी न करें, शांति से रहें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, इसलिए कुछ जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले हुए हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस तरह के काम न करें क्योंकि बीजेपी टीएमसी की तरह हिंसक पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल हिंसा करने का जरूरत नहीं है, एकदम शांति बजाय रखे। जो गुंडा है, जो भ्रष्टाचारी है, जो बलात्कारी है, बीएनएस के अंदर आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार काम करेगा। और जो ये लोग बोल रहा है पार्टी ऑफिस, टीएमसी ने सरकारी रुपया और तोलाबाजी का रुपया में बहुत सारा ऑफिस किया। वो ऑफिस जनता का हित में नहीं था। वो ऑफिस में किस तरीके से सिंडिकेट राज, तोलाबाजी चलता है सबको पता है। खास करके संदेशखाली का जब खुलासा हुआ तब सब लोग बताया शाहजहां ने अपने टीएमसी का ऑफिस में मिडनाइट में वहां का दीदी बहन को बुला के, बेटी को बुला के उनके ऊपर अत्याचार किया। मैं भाजपा कार्यकर्ता को अपील कर रहा हूं, कोई भी एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। उनका पार्टी ऑफिस भी टच मत करना चाहिए। एक दो इंसिडेंट भी जो हुआ, 50 की कम इंसिडेंट हुआ, जब 21 में 15,000 की करीब इंसिडेंट हुआ। एक भी इंसिडेंट ना होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमला न करने की अपील इसलिए करनी पड़ी क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा हुआ। कल कोलकाता के धर्मतला इलाके में जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का एक लोकल ऑफिस बुलडोजर से गिरा दिया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि टीएमसी का यह दफ्तर गैर कानूनी तरीके से सड़क के बीचों बीच बनाया गया था, इसलिए इसे तोड़ा गया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा उस स्पॉट पर गए जहां कल ये घटना हुई थी। पवन की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि सच्चाई क्या है। जिस न्यू मार्केट इलाके में हम खड़े हैं वहां देर रात बीजेपी के कार्यकर्ता यहां जश्न मना रहे थे और उन्होंने बुलडोजर के जरिए इस टीएमसी के दफ्तर को ढहा दिया। ये न्यू मार्केट की वो बिल्डिंग है, ये पुरानी बिल्डिंग अगर आप देखेंगे उसके आगे ये पुराना रीसेटलमेंट दुकानें हैं, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये चाय की दुकान है, लेकिन सड़क के बीचों बीच यहाँ टीएमसी का एक दफ्तर था, उसे तोड़ दिया गया। टेबल पर जो बड़ा ग्लास था वो यहाँ ग्लास टूटा हुआ है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर था जो रोड के बीचों बीच यहाँ तक आता था। अगर आप लिमिट देखेंगे तो लगभग 15 फीट आगे तक आता था, उसको यहाँ तोड़ दिया गया है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ ममता दीदी का पार्टी ऑफिस था। हाँ जी, फिर हुआ क्या? हुआ क्या है, जब ममता दीदी का पार्टी ऑफिस था, वो जब सरकार में मोदी जी आए उसी राज में भी टूटा है। अच्छा, तो क्या किसी और दुकान पे भी बुलडोजर? दुकान का ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है पार्टी ऑफिस में हुआ है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। असल में चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल के कई जिलों से हिंसा और आगजनी की खबरें आई थी। कोलकाता, हावड़ा,
नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, आसनसोल, जलपाईगुड़ी, बीरभूम और बर्धमान जिलों में आपसी झगड़े और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी के सपोर्टर्स तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर हमले कर रहे हैं, पार्टी के समर्थकों को टारगेट कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में उसके 2 कार्यकर्ता मारे गए और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कुणाल घोष ने कहा कि अभी तो प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में है और चुनाव आयोग के राज में जिस तरह हिंसा हो रही है उस पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। जो प्लान्ड वे से अटैक हो रहा है तृणमूल का ऊपर, तृणमूल एजेंट्स का ऊपर अटैक हुआ था, काउंटिंग एजेंट्स का ऊपर, अभी वो मोहल्ला मोहल्ला पे जो अटैक हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो रहा है। अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक भाजपा तो जिस तरह उन्होंने अभी हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर को डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहे हैं और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष दिखाता हूं जो और भी इंटरेस्टिंग है। कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें आई कि चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ने पार्टी के दफ्तर पर कब्जा बनाए रखने के लिए वहां बीजेपी का झंडा लगा दिया और अपने दफ्तर को भगवा कलर से रंगने की कोशिश की। ऐसा ही एक मामला कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में देखने को मिला। टॉलीगंज में टीएमसी के सपोर्टर्स ने एक पेट्रोल पंप के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। रिजल्ट आने के तुरंत बाद रात को ममता की पार्टी के लोग बीजेपी का झंडा लेकर उसी पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमकाने लगे। हालांकि मैनेजर ने तुरंत पुलिस को फोन किया, बीजेपी के लोकल लीडर से संपर्क किया। पुलिस मौके पर पहुंची और तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को वहां से भगा दिया। इस वक्त हम टॉलीगंज के बांसध्वनि के एचपी पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक कमरा टीएमसी के कार्यकर्ता अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, यानी मालिकाना हक पेट्रोल पंप का, लेकिन अड्डा यहां चलता था। अगर आप पीछे जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी है और अंदर अभिषेक बनर्जी की तस्वीर भी आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही नतीजों के बाद दिखा कि यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है, वही टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर आए, गेरुआ रंग लगाकर आए और यहां बीजेपी का झंडा लगाने लगे। वो कुछ लड़के लोग आए थे, मुझे काउंटिंग के दिन शाम के रात के 10 बजे करीब उन्होंने मुझे आके बोला कि अपना मेरे यहाँ पे फ्यूल टैंकर खड़ा रहता है, तो उन्होंने कहा कि ये फ्यूल टैंकर हटाओ, हम लोग यहाँ पे अपना झंडा लगाएंगे, ये सब साफ सुथरा करेंगे, रंगाई पुताई करेंगे। बोले क्यों, झंडा तो लगा हुआ है, आप क्या लगाना है, ये तो हमारा जगह है, हमारा पेट्रोल पंप का जगह, आप क्यों, आप कौन है, आप तो पहले ये तो नहीं थे, आप तो पहले हरे रंग में रंगे रहते थे, अभी गेरुआ रंग में कहाँ से आ गए। तो उन्होंने हम लोग को वो सब नहीं जानते हैं, हम लोग का ये काम है, हम लोग यहाँ से आप लोग हटाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ और दुष्ट करेंगे। उन्होंने गेरुआ रंग या वस्त्र क्यों बदल लिए? पता नहीं, वो तो पहले तो उन लोगों को कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी के रिस्पॉन्स से उन्होंने यहाँ पे कोई बीजेपी के हैं, उन्होंने थाना में फोन कर दिया, हम लोग भी थाने में फोन किए थे और हम लोग ने लोकल मतलब कि लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनका उनको भी फोन किए थे। तो हम लोग के शिकायत करने के बाद ही 5 मिनट के अंदर एकदम सेंट्रल फोर्स आ गई और मतलब इतना क्विक रिस्पांस हम लोगों ने कभी नहीं देखा था, इतना अच्छा रिस्पांस हम लोगों ने कभी आज तक नहीं मिला था। बीजेपी के नेताओं ने आपको क्या कहा? बीजेपी के नेता तो ठीक ही हम लोग के सपोर्ट में आए और प्लस हमारी जो प्रशासन अभी की पुलिस फोर्स आई, पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की है। तो कुल मिलाकर जो कभी टीएमसी का दफ्तर था, आज पेट्रोल पंप के जो लेजिटिमेट मालिक हैं उनको वापस मिल चुका है। भगवा पहनकर बीजेपी के कार्यकर्ता बनने के कई सारे एग्जाम्पल्स सामने आए। एक मैंने आपको दिखाया है। तो बीजेपी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, रिलीज करनी पड़ी और पब्लिक से ये कहना पड़ा कि चुनाव नतीजों के बाद रातों रात पाला बदलने वालों से, बीजेपी का झंडा लेकर गड़बड़ करने वालों से सावधान रहें। अगर कोई ऐसा करे तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें।
बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने बंगाल के मुख्य सचिव से मुलाकात की और हिंसा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कुछ जगहों पर गड़बड़ हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस ने तेजी से एक्शन लेकर हालात को ठीक कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं उन्हें 2021 का चुनाव भी याद करना चाहिए। 2021 में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद हिंसा की 15,000 घटनाएं हुई थी और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुभेंदु ने भरोसा दिया कि इस बार रिजल्ट आने के बाद जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई है उसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और अब हिंसा नहीं होने दी जाएगी। आपको पता नहीं, आप तो 21 का चुनाव भी किया, नंदीग्राम में आपका साथ मुलाकात हुआ था। 355 शेल्टर हाउस देश के अंदर, राज्य के अंदर सेफ जोन बनाना पड़ा। आप मेरा साथ टीएमसी का ऑफिस में चलिए, पूरा प्रदेश में एक ऑफिस में घर बार छोड़कर कोई है। बीजेपी ने 355 सेफ हाउस बनाया 2021 में। 1,10,000 घर छोड़ने मजबूर हुआ। 161 एफआईआर जो मेजर डेथ एंड रेप एंड अटेम्प्ट टू रेप था। 12,500 एफआईआर। कुछ ज्यादा कुछ हिंसा नहीं हुआ, मैं सीधा बता रहा हूं। I am not defending any violence. I am not supporting any violence. But don't compare with TMC. बीजेपी इसका जरूरत ही नहीं है। बीजेपी 46% वोट लिया। सरकार बदली है, माहौल बदला है तो तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर भी बड़ी तेजी से फैलाई गई कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा को हटा लिया गया है। हमने पुलिस से पूछा, पुलिस ने क्लियर किया कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पहले जैसी ही Z+ कैटेगरी की बनी हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन उनके घर के आसपास जो बैरिकेड लगाए गए थे, उन्हें रोकने के लिए जो गैर जरूरी फोर्स तैनात थी, उसे शिफ्ट किया गया है। असल में ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट में हरीश चैटर्जी रोड पर रहती हैं। इस सड़क पर ट्रैफिक को बंद रखा जाता था, बैरिकेडिंग की गई थी, इससे लोगों को परेशानी होती थी। इसे सड़क से बैरिकेड्स हटा लिए गए हैं, रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। इसी तरह हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर चेकिंग के लिए लगाए गए स्कैनर को कोलकाता पुलिस ने आज हटा लिया। अभिषेक के घर की सुरक्षा के नाम पर सड़क को बंद कर दिया गया था, उस सड़क को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया। प्रशासन के इस कदम से आम लोग बड़े खुश थे। ये 15 साल का उन्नति माने कि ढंग से हुआ है। स्वाधीनता दिवस हम लोग बनाएगा, दिवस आदासी हम लोग बनाएगा। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ पर ये इलाका में, इसी इलाके में ये लगता है कि फुटपाथ में कोई जाना बाना के रास्ता नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकता है, सब ब्लॉक कर दे रहा है। ब्लॉक कर दे। हाँ, तो उसका बाप का संपत्ति नहीं है ना। मुझे जो लगता है जो हुआ बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देरी से हो गया। हमारा स्टूडेंट्स का, मुझे लगता है हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य बच गया। वैसे हम लोग को हटा दिया जाता था बहुत टाइम कि यहाँ पे मत खड़े हो जाओ। अगर हम लोग बहुत जन मिलके खड़े हो जाते थे ना, गर्मी में यहाँ पे फैन चलता था तब उन लोगों के लिए, तो हम लोग अगर खड़े हो जाते, अगर कोई कभी चेयर पे बैठ जाता तो हम लोग को थोड़ा कभी कभी बोलते थे कि उठ जाओ, मतलब मैक्सिमम टाइम में बोलते थे। मतलब पहले यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था बैठने में, या फिर अगर कोई हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे वहाँ से ऑब्जेक्शन देते थे, पुलिस लोग खुद आके बोलते थे कि ये सब मत करो यहाँ पे, क्योंकि वो अभिषेक बनर्जी सर का घर था यहाँ पे। हमारा यहाँ चाय दुकान है, हम 25 साल से चाय बिक्री कर रहे हैं और आज कल आके बोला यहाँ हटाओ, कस्टमर को खड़ा नहीं होने देता, कोई बाइक वाला को खड़ा नहीं, बहुत आदमी लोग भी आता उसको भी हटा देता है, बोले यहाँ खड़ा होने का जगह नहीं है। इससे पहले कोई शिकायत कर पाते थे किसी को? नहीं, किसी को क्या शिकायत करेंगे। लेकिन आपका दुकान हटाया उन्होंने? हम कोशिश किया मगर नाकाज हो गया। हम अपने
बदन में केरोसिन तेल डाल लिए और फिर हम हमला किया। हम खुद मरेगा और ये लोग को भी मारेगा। अच्छा, ऐसा हुआ था? हम किया है। पहले मैं गाड़ी लेके यहाँ से जब पास होता था, अगर मंदिर में भी जाना होता था तो यहाँ पर रुकने नहीं देते थे। एक प्राइवेट फैमिली का जमींदारी चलता था, सरकारी रोड को ब्लॉक करके। साफ दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही। आज उन्होंने अपनी जीतो एमएलए को बुलाया, उन्हें कहा कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। उन्होंने एमएलए से कहा कि विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर आए। असल में ममता को डर है कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता घबराकर घर न बैठ जाएं। वो उनमें जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं। जो अभिषेक बनर्जी पिछले हफ्ते अमित शाह को खुलेआम चुनौती दे रहे थे, उनके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ी हुई हैं। टीएमसी के सपोर्टर्स कई जगहों पर मैंने आपको दिखाया कैसे भगवा पहनकर तिलक लगाकर अपने आप को बीजेपी का सपोर्टर कहने लगे हैं। कई जगह पर उन्होंने हिंसा भी की है। मैंने आपको यह भी दिखाया कि कुछ इलाकों में बीजेपी के समर्थकों ने भी मारपीट की, हिंसा की। सब कुछ कैमरे पर है। यह हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, फिर यह हिंसा कैसे हुई, यह बड़ा सवाल है। अच्छी बात यह है कि पुलिस ने हिंसा पर काबू किया। बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं से शांत रहने को कहा। अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि बंगाल में शांति कायम रहे, समाज निडर हो और कानून का राज कायम हो। बंगाल के चुनाव नतीजों ने इंडिया अलायंस के नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर से बंगाल चुनाव के रिजल्ट पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी बार बार वोट चोरी करके सरकार बना रही है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी ने ऐसा ही किया। राहुल गांधी ने कहा, अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो बीजेपी 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और संजय राउत ने भी राहुल को सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकारी ताकत और चुनाव आयोग की मदद से जीती है। बंगाल में ममता बनर्जी की हार लोकतंत्र की हार है, इसलिए पूरा विपक्ष ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी, वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम कार्ड डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है, कल मैंने पढ़ा, अभी सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई, तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार। ये सारे नेता बंगाल के चुनाव के नतीजों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि केरल में कांग्रेस की जीत कैसे हुई। कोई ये नहीं बता रहा कि तमिलनाडु में विजय की जीत कैसे हुई। सब अपने अपने हिसाब से बंगाल के नतीजों पर कमेंट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव लड़ा। बिहार में भी यही हुआ था, लेकिन विपक्ष हार नहीं मानेगा, बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। तंत्र मंत्र षड्यंत्र का भी जो है उजागर जल्दी होने वाला है। लेकिन बंगाल हो, ये हम लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी है, पूरा सिस्टम और मशीनरी इनके हाथ में है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो आप जानते हैं, जब अंपायर ही बेईमान हो तो क्या किया जा सकता है। फिर भी हम लोगों की जो विचारधारा है, हार जीत ज़्यादा फर्क मायने नहीं रखता है। कई चुनाव होंगे, आते रहेंगे, लेकिन बात है कि अपने विचारधारा के लिए, अपने नीति और सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ना। और हम लोग जो है अपने विचारधारा के लिए हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग भाजपा और आरएसएस की जो विचारधारा है उसके खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। बंगाल के चुनाव में जो हुआ उससे अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा परेशान है। अखिलेश को यूपी के इलेक्शन की चिंता है। उन्होंने आज लखनऊ में
एक प्रेजेंटेशन किया, साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी हर चुनाव बेईमानी से जीत रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ उससे भी बड़ा घोटाला 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का 10 नंबरी मॉडल है जो आदरणीय दीदी ने फेस किया है, जो बंगाल की जनता ने फेस किया या देखा है, ये हम 2022 में देख चुके हैं। बंगाल की जो लर्निंग होगी इनकी, बंगाल का जो इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, जो अनुभव इनका है, उससे भी बड़ा कोई ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में काम करेंगे। जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया लोग हैं वो मिलकर के रिसर्च काम करेंगे और कोई नया तैयारी करेंगे अगले चुनाव की, क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गया। जो आपने किया बंगाल में, वो तो एक्सपोज हो गया कि आपने किस तरीके से किया चुनाव को प्रभावित, और चुनाव भी बदल दिया आपने। अखिलेश यादव की चिंता, अखिलेश यादव का स्टैंड समझ में आ सकता है। वो चुनाव से पहले भी ममता के साथ थे और चुनाव के बाद भी ममता के साथ हैं। लेकिन राहुल गांधी ने बार बार अपना स्टैंड बदला है। बंगाल में वो ममता के खिलाफ चुनाव लड़े, बीजेपी को बंगाल में मौका देने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया। चुनाव के नतीजे आने के बाद कहने लगे कि वोट चोरी हो गए। तमिलनाडु में भी चुनाव से पहले उन्होंने टीवीके से अलायंस रिजेक्ट किया, डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। अब चुनाव के बाद सुपरस्टार विजय का दामन थाम लिया, डीएमके से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। इसे कहते हैं राहुल के बयान, चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। अब केरल की बात करते हैं, जहां कांग्रेस की भारी जीत हुई है। केरल में यूडीएफ को क्लियर मेजॉरिटी मिली है, लेकिन कांग्रेस अब तक विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई। आज कांग्रेस हाईकमान ने अजय माकन और मुकुल वासनिक को केरलम का सेंट्रल ऑब्जर्वर बनाया। दोनों नेता तिरुवनंतपुरम पहुंच गए हैं। कल कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी। आज तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद अजय माकन और मुकुल वासनिक ने सबसे पहले केरलम कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर AK एंटनी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नाम पर एंटनी से चर्चा की। पता यह लगा कि VD सतीशन मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। सतीशन अब तक केरलम में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। रमेश चेन्निथला भी चीफ मिनिस्टर की रेस में है। चेन्निथला 2016 से 2021 तक केरलम में नेता विपक्ष थे। कांग्रेस संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो राहुल गांधी के करीबी हैं। कुर्सी 1 है, दावेदार 3 है। इनमें से कौन इस रेस को जीतेगा, इसका फैसला कल हो सकता है। रमेश चेन्निथला ने कहा कि सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री पद पर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान ही करेगा। For arriving at a final decision, the observers has come here. After consultation with the MLAs and the senior leaders, they will submit a report to the Congress President and Sri Rahul Gandhi, and then final decision will be taken by the High Command. इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी, आसानी से नेता को चुन लिया जाएगा। एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा जिसमें विधायक दल के नेता का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा जाएगा और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी हाईकमान की राय लेकर केरल के मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे। ये कांग्रेस के काम करने का तरीका है, इसलिए मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात बिहार की। बिहार में कल सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज यह तय हो गया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। निशांत के नाम को नीतीश कुमार ने मंजूरी दे दी है। जेडीयू के सीनियर लीडर भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से इस संबंध में बात की। इसके बाद निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मनाया गया। नीतीश कुमार की सहमति मिल गई, निशांत राजी हो गए, इसलिए निशांत का मंत्री बनना तय हो गया। निशांत को हम लोग भी चाहते थे, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र भी है, तो वो तो नहीं कुछ बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी पर दबाव डाला था विधायक दल के मीटिंग में कि हम लोग आप हामी भरिए ना, पार्टी में आ जाएगा तो पटिया मजबूत होगा।
सब लोगों ने लगा, पार्टी की जो नेतृत्वकारी बटी है वो लोग भी लड़ा। तो संभवतः सुन रहे हैं कि नीतीश जी मान गए हैं कि सरकार में शामिल हो तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सुन रहे हैं, हम लोग के नेता है नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू, संजय झा जी और विजय चौधरी जी डिप्टी सीएम है। तो इस सब लोग के साथ बातचीत हुई थी और लोगों ने कहा कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे भी हम जितने लोग हैं उसमें हमारा बन रहा। जिस दिन सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी तो नितिन नवीन के अलावा बीजेपी का कोई बड़ा नेता उस समारोह में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत सारे बड़े नेता इस समारोह में मौजूद रहेंगे। गांधी मैदान में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पटना में रोड शो करेंगे। पता है लगा कि कल कुल 27 नए मंत्री शपथ लेंगे। इनमें बीजेपी के 12, जेडीयू के 11, चिराग पासवान की पार्टी के 2, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक एमएलए को मंत्री बनाया जाएगा और 6 मंत्री पद फिलहाल खाली रखे जाएंगे। कल मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस को मौका मिल सकता है, इसकी डिटेल हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र के पास है। एक बार पटना चलते हैं। नीतीश, मैंने दर्शकों को बताया कि कौन कौन मंत्री बन सकता है, कितने मंत्री बनेंगे, लेकिन आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? राजी, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले पटना पहुंचे हैं। पटना के होटल मौर्या में उनकी मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसमें हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उस बैठक में हैं और तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। और माना जा रहा है कि इसी बैठक में जो लिस्ट है उस पर अंतिम मुहर लगेगी। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है बीजेपी के सूत्रों के हवाले से, अधिकांश चेहरे बीजेपी के वही होंगे जो पिछली सरकार में मंत्री थे। अब यदि लिस्ट की बात करें तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जो पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, इस बार उनको जाहिर है मंत्री बनना पड़ेगा चूंकि डिप्टी सीएम की शपथ हो चुकी है। इसके अलावा मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री थे, रामकृपाल यादव और तमाम वो नाम, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, ये सारे वो नाम हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। एक नाम जिसको लेकर चर्चा है नारायण प्रसाद की, और माना जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है। वैश्य समाज से आते हैं और उनकी जगह वैश्य समाज से ही आने वाले सुनील पिंटू को मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू में पिछली सरकार में सिर्फ 8 मंत्री थे, ऐसे में जेडीयू में कुछ नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। 2 नाम जो हैं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, दोनों डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले चुके हैं। बचे हुए जो 6 नाम पिछली सरकार में मंत्री थे उनका फिर से मंत्री बनना तय है। और उन नामों की यदि बात करें तो उनमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान, ये फिर से इनका मंत्री बनना तय है। और जो 6 नए चेहरे जेडीयू में नजर आएंगे उनमें सबसे बड़ा नाम निशांत का है, जिनके नाम की चर्चा आज सामने आई है, वो मंत्री बन रहे हैं। श्वेता गुप्ता पेशे से डॉक्टर हैं, पहली बार विधायक बनी है। और भगवान कुशवाहा नीतीश कुमार के बेहद पुराने साथी, समता पार्टी के समय से। रत्नेश सदा दलित समाज से आते हैं। शीला मंडल जो धानुक समाज से आती हैं और बुलो मंडल जो गंगोता समाज से आते हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो जेडीयू में नए चेहरे की संख्या अधिक देखने को मिलेगी, लेकिन अधिकांश वही चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में मंत्री थे। नीतीश चंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। बिहार में इस बात पर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि निशांत कुमार मंत्री बनेंगे या नहीं। फोकस तो इस बात पर होना चाहिए कि सम्राट चौधरी और उनका नया मंत्रिमंडल एक कुशल सरकार दे पाएगा या नहीं। बिहार ने बहुत सफर किया है, अब माफिया, लूटमार और हत्याओं पर रोक लगाने की जरूरत है। अब बिहार में उद्योग लगाने और रोजगार क्रिएट करने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स और स्कूलों की हालत में सुधार की जरूरत है। बिहार की जनता ने बीजेपी और जेडीयू को झोली भर कर वोट दिया है। अब बिहार को वैभव से भरने का समय है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में एक बार फिर गड़बड़ करने की कोशिश की गई। कल देर रात 2 घंटे के भीतर पंजाब में 2 जगह ब्लास्ट हुए।
पहला धमाका जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर हुआ और दूसरा ब्लास्ट अमृतसर खासा आर्मी कैंप की दीवार के पास हुआ। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक डिलीवरी बॉय की स्कूटी खड़ी थी। इस स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने डिलीवरी बॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। अमृतसर में भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक खासा आर्मी कैंप के बाहर तेज धमाके की आवाज सुनी गई। ब्लास्ट की खबर मिलने के बाद पंजाब पुलिस और आर्मी के सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। दोनों इलाकों को सील कर दिया गया है। एफएसएल की टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही हैं। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आज ऑपरेशन सिंदूर की बरसी है। इस मौके पर पाकिस्तान ने एक बार फिर गड़बड़ करने की कोशिश की है। इन ब्लास्ट के पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਸੀਗਾ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਹਜੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਊਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨਸ ਆਈਐਸਆਈਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लेके जावांगे। जिहड़े परपेट्रेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे। कुछ ताकतां हैगियां जिहड़ी नैरेटिव बना रही हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। मैं दसना चाहांगा पंजाब इज़ द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द कंट्री। पंजाब दे विच कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये हैंडफुल ऑफ एलीमेंट्स जिहड़े पाकिस्तान दी आईएसआई दे बिहस ते पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे हैं उन्होंने असी कुचल के रख देंगे। पंजाब की डीजीपी ने जालंधर और अमृतसर में हुए ब्लास्ट को पाकिस्तानी साजिश बताया, उसे कुचलने का भरोसा दिलाया। लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी का खेल है। पंजाब में चुनाव नजदीक है और जहां चुनाव होते हैं वहां बीजेपी इसी तरह की हरकतें करती है। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इसका मतलब ये जेडे बम धमाके हुए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट हुए ने, जो भी जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां की तैयारी है। वह इदा ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के ही वोटां लैंदे है। मैं बीजेपी वालियां नूं कहना चाहुंदा इन्हां हरकतां तो बाज आ जाण। ये हरकतां तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है। सरबत दा भला मंगण वाली बाणी करोड़ां स्पीकरां दे विचों शाम सवेरे उचरी जाती है। असीं दुनिया दा भला मंगण वाले लोग हाँ। तुसीं साडे नाल इस तरह दी कोजियां हरकतां ना करो। ये बीजेपी जिहड़ी है ये जिहड़ी स्टेट 'च इलैक्शन लड़नी हुंदी है उत्थे जाके पहलां लड़ाई कराउंदे है। मैं बीजेपी नूं कहना चाहुंदा पंजाब ने बहुत कालियां रातां काले दिन देख ले। लोकां दे जख्म हजे अल्ले ने, इस करके इस तरह दी हरकतां तो बीजेपी बाज आ जाए। भगवंत मान के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त नाराजगी जाहिर की। हरदीप पुरी से लेकर रवनीत सिंह बिट्टू समेत तमाम नेताओं ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर इस तरह की हल्की बात कहकर भगवंत मान ने अपनी घटिया मानसिकता का सबूत दिया है। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भगवंत मान के बयान को कुर्सी जाने की घबराहट बताया। राघव चड्ढा ने कहा यह दुख की बात है कि पंजाब का मुख्यमंत्री पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। यह देशद्रोह से कम नहीं है। सबसे तीखा रिएक्शन रवनीत बिट्टू का था। रवनीत बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान के दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, इसलिए वो उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटाना चाहिए। आज आईएसआई सबसे ज्यादा खुश होगी, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खुश होंगे। भाई आज जो हम काम नहीं कर सकते थे वो हमारा काम एक सीएम मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने कर दिया। अगर इसमें हिम्मत है, फिर अगर ये कह रहा है भी बीजेपी ने ये अटैक किए हैं, तो ये बीजेपी दफ्तर में हम खड़े हैं, सारी बीजेपी लीडरशिप है यहाँ पे। अपनी पुलिस भेजे, हमें अरेस्ट करे, इंटेरोगेशन करे और पता लगाए भी हमने कौन से। अगर नहीं तो खुद ही अपना मुंह काला कर ले। और मैं केजरीवाल को कहूंगा कुछ ना कुछ, क्योंकि गर्मी का पारा भी बहुत चढ़ गया है, इनका शराब का पारा भी सिर पे चढ़ चुका है। कोई ना कोई इनके दोस्तों को कहो
इसके सिर पे बर्फ की सिल्लियां रखें, नहीं तो बाल्टियां बड़ी से बड़ी कहीं ठंडे से ठंडा पानी इसके सिर में डालो। मैं हैरान हूं कि पंजाब में बम ब्लास्ट पर भी इस लेवल की सियासत हो सकती है। पुलिस का दावा है कि धमाके के पीछे पाकिस्तान की साजिश हो सकती है, आईएसआई का हाथ हो सकता है, पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों के नेता इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। कम से कम आतंकवाद के मुद्दे पर तो सबको साथ मिलकर स्टैंड लेना चाहिए। अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान के खिलाफ उसका मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने इस जंग के लिए जो टारगेट सेट किए थे वो पूरे हो चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिकी सेनाएं हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखेंगी। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि 7 अप्रैल को सीज फायर के ऐलान के साथ ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया था। प्रेसिडेंट ट्रंप अब ईरान के साथ सारे मसले बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. He would prefer to sit down, work out a memorandum of understanding for future negotiations that touches on all the key topics that have to be addressed, a full opening of the strait so the world can get back to normal. And he preferred that be negotiated through the route that Steve and Jared have been working and that all of us have been supporting. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen. And so the result has been that the United States has to do something about the fact that we're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz to get product and to rescue these people that are trapped in there. And that's what we're undergoing now. मार्को रूबियो कह रहे थे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब इसको जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहते हैं और दिक्कत है कि ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। हकीकत है कि जंग को ख़त्म करने का फैसला ट्रंप को मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट को जंग शुरू करने के 60 दिन के भीतर अमेरिकी संसद से युद्ध की मंजूरी लेनी पड़ती है, वरना युद्ध को गैर कानूनी माना जाता है। ईरान के साथ जंग को संसद से भी मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करने का ऐलान किया। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्री बनेंगे। केरलम का नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी। चेन्नई में कल डीएमके विधायक दल की बैठक होगी, स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। कल अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता जाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।